नमस्कार। हर संदेश के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि खाना बनाने से पहले आटा छनता है। खाना बनाने से पहले सब्जी को साफ़ किया जाता है। कभी भी ऐसा देखा कि पहले आप रोटी बना लो, पराठा बना लो, जो कुछ पकवान बनाने हो, जो सब्ज़ी बनानी, उसको बनाने के बाद में फिर साफ़ करते हो? कभी ऐसा देखा नहीं, कभी ऐसा होता भी नहीं है। पर ऐसा करना चाहती है विपक्षी दल कांग्रेस, आरजेडी और इनके अन्य सहयोगी दल। क्या करना चाहते हैं? चुनाव होने से पहले वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण क्यों हो रहा है? तो क्या चुनाव होने के बाद हो? हमेशा कोई सा भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले ही वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाता है। अब बिहार में चुनाव आयोग क्या कर रहा है? गहन पुनर्निरीक्षण कर रहा है। 326 धारा के तहत गहन पुनर्निरीक्षण में क्या कर रहे हैं? जो भारतीय नहीं है और जो भारतीय नहीं होने के बाद भी जिनके नाम जुड़ गए या जुड़ा लिए, उनको नाम को वोटर लिस्ट से हटाना। इसमें तो किसी भी भारतीय को आपत्ति नहीं हो सकती। कोई भी भारतीय नहीं चाहता कि विदेशी लोग, बाहर के लोग आकर हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करे। ये तो कोई भी देशवासी नहीं चाहता। फिर कांग्रेस और आरजेडी या और पार्टियां क्यों चाह रही है? दूसरा, चुनाव आयोग कोई भी निर्देश जारी करता है या कोई भी निर्णय करता है या कोई भी गहन पुनर्निरीक्षण कराता है, उसको ज़मीनी स्तर पर कौन उतारता है? बूथ लेवल ऑफिसर, BLOज। BLOज कौन होते हैं? अधिकांश संख्या में शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं। तो क्या कांग्रेस को या विपक्षी दल को या इंडियन गठबंधन को शिक्षकों पर भरोसा नहीं है? अध्यापकों पर भरोसा नहीं है? सर्वाधिक जो कर्मचारियों में संख्या आती है वो शिक्षकों की है। दूसरा, ये माना जाता है कि शिक्षक ईमानदारी से काम करते हैं। तीसरा, ये माना जाता है कि इनको संपूर्ण जानकारी होती है। शायद आपको पता होगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि जो BLOज बनता है, बूथ लेवल ऑफिसर जो बनता है, वो उसी मतदाता केंद्र का मतदाता होता है जिस मतदान केंद्र का वो BLOज है। अधिकांश रूप से जहाँ का मतदाता होगा, जिस बूथ का मतदाता होगा, उस कर्मचारी को उसी एरिया का, उसी क्षेत्र का बूथ लेवल ऑफिसर बनाया जाता है, BLO बनाया जाता है। उसको संपूर्ण जानकारी होती है, कौन सा व्यक्ति किराएदार है, कौन सा व्यक्ति बाहर का है, कौन सा व्यक्ति कब आया है। और एक BLO लंबे समय तक रहता है। लंबे समय तक रहने के कारण उसकी संपूर्ण जानकारी होती है। दूसरा ये होता है कि वो सतत की इस प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। जो बच्चे 18 साल के हो गए उनके नाम जुड़ते रहते हैं, जो एक्सपायर हो गए उनके नाम कटते रहते हैं, जो बाहर चले गए, कोई जिनकी शादियाँ हो गई, जिन बच्चों की शादियाँ हो गई, अपने नाम कटवाती रहती हैं। ये BLOज कटाता रहता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। गहन पुनर्निरीक्षण जो हो रहा है उसमें क्या कर रहे हैं कि भारतीय लोगों के अलावा कोई विदेशी, कोई शरणार्थी मतदान में हिस्सा नहीं ले। तो ये तो देश के हित में है। इसमें तो पूरा भारतवासी गदगद है कि भाई भारतीय लोग ही वोट डालें, दूसरे लोग क्यों डालें? हम किसी दूसरे देश में जाके या हमारा किसी दूसरे देश में मतदान करते हैं क्या? हमारे उनकी राजनीति को डिस्टर्बेंस करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो हमारी राजनीति को वो क्यों प्रेरित करें? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए। इसमें भी क्या रखा है? आपने ज़्यादातर किसी भी डिबेट के अंदर या किसी भी विपक्ष के नेता से ये नहीं सुना होगा कि इसका मापदंड क्या रखा चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने कहा है जिन व्यक्तियों के बिहार में
2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उनके वंशजों को, उनके पुत्रों को, पुत्र बहु को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनके नाम 2023 की वोटर लिस्ट में अंकित हो गए, उनका गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है। अगर उनके पिता का, माँ का, दादा दादी का या परिवार में से किसी भी व्यक्ति का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फिर उनको सबूत देना पड़ेगा कि आप बिहार के निवासी हैं, आप भारत के रहने वाले हैं। ये आपको सबूत देना पड़ेगा। अब इसमें बताओ कौन सी विडंबना की बात है? भारतीयों को तो इसमें क्या नाराजगी होगी? भारतीयों को इसमें क्यों आपत्ति होगी? आज मैं भारतीय हूँ, आप भारतीय हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे तो पूर्वजों से नाम वोटर लिस्ट में चला आ रहा है। जिनका नाम पूर्वजों से चला आ रहा है, उनके बच्चों को, उनकी पुत्र वधुओं का नाम जुड़ने में कोई समस्या ही नहीं है। तो किन को समस्या आएगी? जो भारत के नागरिक नहीं है। तो भारत के नागरिक जो नहीं है, वो तो कोई भी नहीं चाहता कि भारत में आके वोट डाले, भारत में आके हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करे। तो कोई नहीं चाहता, कोई भारतीय नहीं चाहता, और चाहना भी नहीं चाहिए। विपक्ष क्यों चाहता है? आपने एक बात नोट की होगी कि इन दिनों में पिछले 3-4 साल से ऐसा लग रहा है विपक्ष ने नरेंद्र मोदी से लड़ना छोड़ दिया। उनका आगे उन्होंने समर्पण कर दिया। उन्होंने देखा जो भी हम नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, तो उससे तो उल्टा जाता है, पब्लिक उनको ज़्यादा समर्थन में आती है। तो उन्होंने क्या किया? संवैधानिक ढांचे पर उंगली उठाना शुरू कर दिया, संवैधानिक ढांचे को लेकर गुमराह करना शुरू कर दिया। और उनको सफलता कब मिली? लोकसभा के 2024 के चुनाव में। क्या गुमराह किया कि अगर मोदी 400 पार की बात कह रहा है, तो ये आरक्षण को खत्म कर देगा। ये जबकि कोई भी पार्टी कितनी भी संख्या में आ जाए, आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन एक झूठ का प्रोपेगेंडा ऐसा चलाया, उससे भारतीय जनता पार्टी 330 से 240 पर आ गई। तो विपक्ष को समझ में आ गया कि यार ये तो अपन झूठ का प्रोपेगेंडा करेंगे ना, उसी से मोदी हमारे बस में आएगा। संवैधानिक संस्थाओं पर हम आरोप लगाएंगे तो लोगों को ये लगेगा ये तो संविधान को खत्म कर रहा है। तो फिर क्या किया? टारगेट किया चुनाव आयोग को, ईवीएम को, कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। आप जो भी बीएलओज हैं या जो भी कर्मचारी वोटिंग कराते हैं, मतदान दल, मतदाता का उपयोग कराते हैं, मतदान दल में जाते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि प्रत्येक ज़िले की ईवीएम मशीन उस ज़िले में ही रहती है, वो कहीं बाहर नहीं जाती। उसी ईवीएम मशीन से पंचायत के चुनाव होते हैं, उसी ईवीएम मशीन से नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसी से विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसी से लोकसभा चुनाव होते हैं। जब एक ही ईवीएम मशीन सभी तरह के चुनाव कराती है, तो उसमें कोई कैसे कुछ छेड़खानी कर सकता है? और हर जिले में रहती है, जिले से बाहर जाती नहीं है। जैसे दौसा जिले की ये ईवीएम मशीन है, वो दौसा जिले में रहती है, इससे बाहर जाती नहीं है। उसमें केवल संख्या होती है, उसमें नाम होता ही नहीं है ईवीएम मशीन में। ताकि जब हम काउंटिंग में जाते हैं, आप लोग भी काउंटिंग में जाते हो, आपको पता है कि काउंटिंग की संख्या आती है, 1 नंबर का बटन कितनी बार दबा, 2 का कितनी बार दबा, 3 का कितनी बार दबा। जो व्यक्ति दौसा में चुनाव लड़ रहा है बीजेपी से, उसका नाम कौन से नंबर पर होगा, बाहर लड़ने वाले का नाम कौन से नंबर पर होगा? ये एक समान था ही नहीं कि सबका नंबर 1 नंबर पर होगा, या सारे कांग्रेस का नंबर, पूरे भारत में कांग्रेस कहीं भी चुनाव लड़े उसको 2 नंबर पर होगा। ऐसा तो होता नहीं है। नाम के हिसाब से अल्फाबेटिक ढंग से नाम होता है। तो वो झूठ भी इनका नहीं चला। अब क्या कर रहे हैं कि ये गहन पुनरीक्षण के नाम पे मतदाताओं को हटा रहे हैं, जबकि 25 जून से 26 जुलाई तक जो बिहार में गहन पुनर्निरीक्षण चल रहा है, उसके बाद में उनकी जांच होगी और 15 दिन का समय सभी मतदाताओं को दिया जाएगा कि आपकी जो आपने दस्तावेज पेश किए हैं, इसकी ये त्रुटि है, इसके पक्ष में आपको जो भी जवाब देना है वो दे। अगर से बीएलओ संतुष्ट होता है, चुनाव अधिकारी संतुष्ट होते हैं, तो फिर उसका नाम जोड़ा जाएगा। अगर वो संतुष्ट नहीं कर पाया तो नाम हटाया जाएगा। किस व्यक्ति का नाम हटेगा? जो भारतीय नहीं है, जो भारतीय नहीं होने का प्रमाण नहीं दे सका कि मैं भारतीय हूँ, इस बात का प्रमाण नहीं दे सका, उसी का नाम हटेगा। उसी की धड़कनें बढ़ रही है।
पर उनके तो भरे तो वाजिब है कि वो तो गैर ढंग से भारत में रह रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल की धड़कन क्यों बढ़ रही है? क्या उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ते हैं ये? क्योंकि ज़्यादातर रहने वाले कौन से धर्म के लोग हैं आप सब जानते हैं। तो जो तुष्टीकरण का ये खेल खेल रहे हैं उसमें उन्हीं को ही नुकसान है। लेकिन ये देखना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया में सबसे सर्वाधिक अध्यापक और शिक्षक लगते हैं, जो सबसे ईमानदार माने जाते हैं, सबसे मेहनती माने जाते हैं। क्या इनसे विरोध लेकर कांग्रेस या विपक्षी दल आगे बढ़ जाएगा? संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। शिक्षक वर्ग बहुत मेहनती वर्ग है, ईमानदार वर्ग है और कर्तव्यनिष्ठ है। इसलिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का काम हमेशा इसी वर्ग को दिया जाता है, चाहे जनगणना का काम हो और चाहे वोटर लिस्ट का दुरुस्तीकरण हो। धन्यवाद, नमस्कार।